हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर के विषय में, जो 2009 में आया हुआ है। बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस बुक से 2009 में पूछे गए हैं, वो लॉन्ग टाइप हो या शॉर्ट टाइप हो, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग इस एक वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपका और हमारा साथ जो है वो अंत तक बना रहेगा। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ऐसे ही रोज़ प्रतिदिन जो है वो हम लोग तैयारी करते रहेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन कि नेम द पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स। नेम द पोएट, कवि का नाम लिखिए, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, जिन्होंने निम्नलिखित पंक्तियों को लिखा है। यानी ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई है, जो क्वेश्चन है वो मेनली येलो कलर में है और आंसर जो है वो वाइट कलर में है। तो जो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में जो ये पंक्तियाँ लिखी हुई है, ये बताना है कि ये किस कवि ने लिखा है। नेम द पोएट, कवि का नाम बताइए, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, जिन्होंने निम्नलिखित पंक्तियों को लिखा है। क्या है पंक्ति? सबसे पहला पंक्ति है कि व्हेन दाउ साइट्स नॉट वाइंड, जब तुम सिसकती हो तो तुम नहीं सिसकती हो, बट साइट्स माई साउल अवे, मेरी आत्मा जो है वह उड़ जाती है, अर्थात मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल जाती है। तो ये जो है वो लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखने वाले कौन है? जॉन डॉन है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही उत्सव मनाता हूँ, मैं खुद ही गीत गाता हूँ। ये कहाँ से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो लिखा गया है वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा। तो एक एक करके हम पंक्तियों को बता रहे हैं कि इसके जो पोएट हैं वो कौन है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस की वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग एज वेयर आर दे, कहाँ है बसंत के गीत और कहाँ है वे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो आप पंक्ति देख रहे हो, ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। तो ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, तो जॉन कीट्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है वो लिया गया है ये जो है वो लिया गया है ऑड टू ऑटम से। कहाँ से लिया गया है? ऑड टू ऑटम, पतझड़ की लय। पतझड़ की लय से जो है वो लिया गया है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग ए वेयर आर दे। तो ये जो है वो जॉन कीट्स का लिखा हुआ है और ये लिया गया है किस कविता से? तो ये कविता जो है वो लिया गया है ऑड टू ऑटम से। नेक्स्ट है कि एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ स्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, जब आप सोचते हो कि वह थोड़ी बहुत जो है वह निद्रा में है, सोई हुई है, गलत हो आप। ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, वह हमेशा सतर्क रहती है, जगी रहती है। तो ये जो है वह लिया गया है कहाँ से? तो ये जो है टी.एस. इलियट के द्वारा जो है वह लिया गया है, टी.एस. इलियट के द्वारा जो है यह लिखा गया है। और ये जो पंक्ति है व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, तो ये जो है वह लिया गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है कि एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, ये लिया गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। और इसके जो पोएट हैं वो है टी.एस. इलियट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट। देख रहे हो आप 2009 में कितने साधारण से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपका बुक पर कमांड रहेगा तो आप आसानी से जो है वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई स्वेयर टू सेव फायर आई स्वेयर टू सेव फायर, मैंने कसम खाई आग को सुरक्षित करने की, आग को बचाने की, फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, उसके भूलने के पाप से। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये फायर हाइमन एक्सरसाइज से लिया गया है, फायर हाइमन पोएम से लिया गया है। और उसके जो कवि हैं वो कौन है? तो के.एन. दारूवाला। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग पीसेज, यानी निम्नलिखित जो पीसेज हैं, जो लेसन्स के नेम हैं, उनके जो है वो ऑथर के नाम बताने हैं। तो क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आपको भी पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। अ पिंच ऑफ स्नफ, तो अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वो मनोहर माल गोवंकर के द्वारा लिखा गया है। द अर्थ जो है वो H.E. बीट्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे मैच द नेम्स गिवन इन लिस्ट ए विथ अप्रोप्रिएट टाइटल्स ऑफ लिस्ट बी। तो जो लिस्ट ए में दिया हुआ है वो दिया गया है जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स जो है वो जॉन कीट्स ने क्या लिखा है? टू ऑटम, ऐसे जो है वो टू ऑटम लिखा हुआ है, लेकिन आपके पुस्तक में क्या है? आपके पुस्तक में है ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम। तो ऑड टू ऑटम जो है किसने लिखा है? तो जॉन कीट्स जी ने लिखा है। नेक्स्ट एन इपिताफ,
ये जो है वो क्या है, एन एपिटाफ। किसने लिखा है ये, तो कवि का नाम है वाल्टर डे ला मेयर। नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास जी ने लिखा है। नेक्स्ट है फायर हाइमन, KKN दारूवाला ने लिखा है, KKN दारूवाला। नेक्स्ट है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो ये जो है वो WH ऑर्डन के द्वारा जो है वो लिखा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब तक जो आप देख रहे थे उसमें आपने देखा कि जो चैप्टर्स नेम है और चैप्टर्स नेम के साथ साथ जो पोएट है, जो राइटर है, उनका जो है वो नेम लिखना था। साथ ही साथ हमने ये देखा कि कोई इम्पॉर्टेंट जो लाइंस है वो उस लेसन से ले ली गई है और पूछा गया है कि इस लाइन को जो है वो लिखने वाले कवि का नाम क्या है, लिखने वाले राइटर का नाम क्या है, तो वो बताया गया। इसी तरह के प्रश्न जो है वो अभी भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जाते रहे हैं। तो मेनली मेरा ध्येय ये था कहने का कि आप इस पर जो है वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। जितने भी लेसन्स हैं और जितने भी लेसन्स के जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, आप उसे ज़रूर याद कीजिएगा। आपका 10 नंबर फिक्स है, 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ योर टेक्स्टुअर, यानी कि आप जिस तरीके से इसको पढ़े हैं उसके आधार पर जो है वो निम्नलिखित प्रश्नों को क्या करना है, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिलअप करना है। Sebbai was passionately इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग गॉड्स। सेबई जो है वह कद्दुओं को इकट्ठा करने में बड़ी ही शिद्दत से लगा रहता था। सेबई वॉज ओल्ड 12 ईयर्स, सेबई जो है वो 12 ईयर्स का जो है वो बच्चा था, 12 वर्ष का जो है वो बच्चा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि राइट द नेम्स ऑफ द 5 इंडियंस राइटिंग इन इंग्लिश। आप 5 जो है वो इंडियन राइटर्स का नाम बताइए जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है। एंड ऑल्सो मेंशन 1 पोएम ऑफ लिटरेरी वर्क ऑफ ईच ऑफ देम, और उनकी जो है वो एक लिटरेरी वर्क को जो है वहाँ पर लिखना है उनके नाम के साथ। उनके नाम के साथ जो है वो एक लिटरेरी वर्क को जो भी है वो लिखना है और साथ ही साथ उनका नाम भी लिखना है। ऐसे लगभग जो है वो 5 इंग्लिश राइटर के नाम लिखने हैं, लेकिन वो इंग्लिश राइटर कह रहे हैं, इंडियन राइटर इंग्लिश में जो है वो अपना प्रभाव बनाए हों, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में अपना प्रभाव बनाए हों। तो सबसे पहला जो है वो है राजा राव जी। राजा राव जी ने जो है वो लिखा है द सर्पेंट एंड द रोप, ये जो है वो उनका लिटरेरी वर्क है। नेक्स्ट है मुल्क राज आनंद, इन्होंने जो है वो अनटचेबल जो है वो लिखा है। इंग्लिश लिटरेचर में जो है इनका अनटचेबल जो है वो काफ़ी फेमस जो है वो रचना है। नेक्स्ट जो है वो इंडियन राइटर हैं RK नारायण, और RK नारायण ने जो है वो द गाइड लिखा है। नेक्स्ट है मनोहर मालगवंकर, इन्होंने जो है वो बेंड इन द गंगेज लिखा है। नेक्स्ट जो है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि लिखा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो 5 इंडियन राइटर के बारे में बताया और उनकी कृतियों के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहले जो थे वो राजा राव थे। राजा राव ने जो है वो लिखा है द सर्पेंट एंड द रोप, और जो दूसरे हैं वो है मुल्क राज आनंद, जिन्होंने अनटचेबल लिखा है, और जो तीसरे हैं वो है RK नारायण, जिन्होंने द गाइड लिखा है, और जो चौथे हैं वो है मनोहर मालगवंकर, इन्होंने लिखा है अ बेंड इन द गंगे। नेक्स्ट जो है वो 5 नंबर इंडियन राइटर कौन है, तो 5 नंबर जो इंडियन राइटर हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि लिखा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न जो है वो है कि राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी आप एक नोट लिखिए किस पर, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के इम्पोर्टेंस पर, विथ स्पेशल रेफरेंसेस टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, और एक स्पेशल रेफरेंस लिखिए उसके साथ साथ, एक स्पेशल जो है वो रेफरेंस के साथ लिखिए उसे कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में, यानी अर्थव्यवस्था के ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण में, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण। तो अर्थव्यवस्था के ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण में उसका क्या खास अहम योगदान है, किसका, तो इंग्लिश का। राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की महत्वपूर्णता पर, इंग्लिश की महत्ता पर एक नोट लिखिए, और साथ ही साथ एक स्पेशल रेफरेंस लिखिए टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, की अर्थव्यवस्था की वैश्वीकरण में जो है, वैश्विकता में जो है वो इंग्लिश का क्या अहम रोल है। तो इंग्लिश का जो है वो काफ़ी अहम रोल है। अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडियंस इन द पास्ट, इन द प्लेड इट अ सर्कुलर रोल इन इनिशिएटिंग द इंडियन इनटू द लेटेस्ट नॉलेज एक्वायर्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस, इंग्लिश जो है वो भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इन द पास्ट इट प्लेड अ क्रूशियल जो है वो रोल, ये जो है वो क्या किया है, तो ये जो है वो पास्ट में एक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाया है।
इन इनिशिएटिंग द इंडियन प्रारंभिक स्थिति में भारतीयों के इनटू द लेटेस्ट नॉलेज, भारतीयों के अभी लेटेस्ट नॉलेज को एक्वायर्ड करने में बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों के द्वारा। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग अ लिंक लैंग्वेज टू आवर कंट्री। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, यह जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है इन प्रोवाइडिंग अ लिंक लैंग्वेज, एक लिंक लैंग्वेज के रूप में, जहाँ पर दो लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं लेकिन एक लिंक लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश काम करती है। जैसे इंग्लिश बोलते हैं तो दोनों लोगों को इंग्लिश आती है, वो चाहे किसी भी देश के हो, किसी भी जगह के हो, वो दोनों एक दूसरे की बातों को समझने लगते हैं। तो इंग्लिश जो है वो लिंक लैंग्वेज के रूप में जो है वो कार्य करती है टू आवर कंट्री, हमारे देश में। इट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग द पीपुल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, और इट हेल्प्ड, यह मदद करती है इन ब्रिंगिंग द पीपुल, लोगों को लाने में, ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों के, ऑन वन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पर लाने में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो मदद करती है, चाहे वो अलग अलग रीजन्स के ही लोग क्यों ना हो। साथ ही साथ इनफैक्ट अगर तथ्यतः देखा जाए तो इट प्रोवाइड्स टीथ ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट्स, यह जो है वो हमारे आज़ादी के आंदोलनों की एक प्रमुख भाषा थी। यानी आज़ादी के आंदोलनों में अगर हम अपनी बातों को अंग्रेज़ों से रखते थे, मांगों को रखते थे, तो इंग्लिश ही जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इंग्लिश जो है वह बोली जाती थी और अपने हक की बात जो है वह अंग्रेज़ों से इंग्लिश में ही बोली जाती थी। तो इनफैक्ट अगर तथ्यतः कहा जाए इट प्रोवाइड्स टीथ ऑफ आवर फ्रीडम, तो यह हमारे आज़ादी में जो है वह एक भाषा का काम करती थी, जोड़ने का अंग्रेज़ों से, यानी मुख का काम करती थी। फ्रीडम मूवमेंट्स, आज़ादी के आंदोलनों में, इट इज़ ड्यू टू इंग्लिश, यह केवल इंग्लिश ही है जिसके कारण, दैट की, और फ्रीडम स्ट्रगल, जो आज़ादी का संघर्ष है, कुड एक्वायर्ड द डायमेंशन ऑफ नेशनल मूवमेंट, कि वह नेशनल मूवमेंट का रूप ले पाया। नेशनल मूवमेंट का रूप ले पाया यानी राष्ट्रीय आंदोलन का जो है वह रूप ले पाया, यह केवल इंग्लिश की ही देन है। टुडे साइंस हैज़ ब्रॉट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेरी क्लोज, आज जो विज्ञान है वह राष्ट्रों को, अलग अलग राष्ट्रों को बहुत ही क्लोज लेकर के आया है। आज के समय में जो राष्ट्र हैं वह वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए, साइंस के लिए जो है वह बहुत क्लोज आ चुके हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर वी, हमारे लिए यह सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि वी इंडियंस टू लर्न इंग्लिश, कि हम भारतीय इंग्लिश को सीखें, जानें। इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, आज के अवस्था में जो अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हो रहा है उसके लिए भी हमें इंग्लिश का जानना अति आवश्यक है। डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजी, और तकनीकी के ज्ञान के लिए और कूटनीति के ज्ञान के लिए, डिप्लोमेसी के लिए जो है वो हमें इंग्लिश जानना जरूरी है। और इंग्लिश ही है जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को, डिप्लोमेसी को और टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करती है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इंग्लिश के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल इंग्लिश के बारे में। हमें ग्लोबल इंग्लिश के बारे में बताना है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। ग्लोबल इंग्लिश जो होता है वो वैश्विक इंग्लिश है। तो ये बताना है कि एक ब्रीफ नोट के फॉर्म में इसको लिखना है, यानी एक जो है वो बड़ा ही दमदार जो है वह नोट लिखना है, टिप्पणी लिखना है ग्लोबल इंग्लिश पर। तो क्या है? तो इंग्लिश इज सेड टू बी अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश को जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है। इंग्लिश को क्या कहा जाता है? ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज मीन्स होता है कि एक ऐसा लैंग्वेज जो चहु ओर बोली जाती हो, जो चारों ओर बोली जाती हो। अ लैंग्वेज विच इज़ शेड अबाउट एवरीवेयर, एक ऐसी भाषा जिसके बारे में चहु ओर जो है वह बातें होती हैं, चहु ओर उसका यूज किया जाता है। टू अंडरस्टैंड फैक्ट्स, फैक्ट्स को समझने के लिए। टू अंडरस्टैंड मोटोज, मोटो को समझने के लिए, लक्ष्य को समझने के लिए। एंड टू अंडरस्टैंड आवर विजन्स, और अपने दूरदर्शिता को समझने के लिए। जब कभी भी हम एक ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जिसके द्वारा हम अपने विजन्स को, हम अपने वैल्यूज़ को, हम अपने प्रिंसिपल्स को एक जगह से दूसरे जगह के लोगों को, अर्थात एक देश से दूसरे देश के लोगों को बता सके, समझा सके, तो वो इंग्लिश में ही हम बोल पाते हैं। और यही कारण है कि इंग्लिश को ग्लोबल इंग्लिश कहा जाता है, ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है। इंग्लिश इज सेड टू बी अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश को कहा जाता है ग्लोबल लैंग्वेज यानी वैश्विक भाषा। एज नो अदर लैंग्वेजेज इज रीड एंड स्पोकन, कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसे पढ़ा जाता है और बोला जाता है। इन सो मेनी कंट्रीज एज इट इज़, और अन्य किसी देशों में जितना इसे बोला जाता है, अन्य किसी देश में इतना इंग्लिश जितना बोला जाता है उतना अन्य कोई भाषा जो है वह नहीं बोली जाती है।
यहाँ पर यही बताया गया है कि इंग्लिश इज सेड टू बी अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश को जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है। एज नो अदर लैंग्वेज इज रीड एंड स्पोकन इन द वर्ल्ड या इन सो मैनी कंट्रीज एज इट इज़, दुनिया में जितने भी देश हैं वहाँ जितनी अंग्रेजी बोली जाती है उतना जो है वो अन्य भाषा नहीं बोला जाता है। नेचुरली अगर प्राकृतिक तौर पर कहें तो इट हैज़ बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अगर प्राकृतिक तौर पर कहें तो ये जो इंग्लिश है वो कैसी भाषा बन चुकी है, तो वह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा बन चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की भाषा बन चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान की भाषा बन चुकी है और साथ ही साथ कूटनीति की भी भाषा बन चुकी है। दैट मीन्स व्हेन टू कंट्रीज डिप्लोमेट टॉक टू ईच अदर दे ऑलवेज यूज इंग्लिश टू से देयर फैक्ट, देयर डिप्लोमेटिक थॉट्स, यानी जब दो देश के डिप्लोमेट बैठते हैं, कूटनीतिज्ञ बैठते हैं, तो वे आपस में जब बात करते हैं तो वो इंग्लिश में बात करते हैं और वे अपने कूटनीतिक इरादों को इंग्लिश में ही एक दूसरे से साझा करते हैं और इस वजह से जो इंग्लिश है वो ग्लोबल लैंग्वेज है। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है। बिकॉज ऑफ इंग्लिश इज यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड्स, कॉमर्स, साइंस एंड डिप्लोमेसी। इंग्लिश जो है ग्लोबल इंग्लिश क्यों कही जाती है? क्योंकि इंग्लिश का जो यूज़ है वो इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, साथ ही साथ इंटरनेशनल कॉमर्स में होता है, इंटरनेशनल साइंस एंड डिप्लोमेसी में होता है। इतनी सारी चीज़ों में जो है वो इंग्लिश का यूज किया जाता है और इसी वजह से जो इंग्लिश है वो क्या है, तो इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। नेक्स्ट जो है देखेंगे, although it has acquired the distinction of being international language, although यद्यपि जो है वो it has acquired the distinction of being international language, इसने अंतर्राष्ट्रीय जो है वह भाषा का ओहदा तो प्राप्त किया है। it has been conditional to the use of local expression, लेकिन इसका उपयोग जो है वह लोकल एक्सप्रेशन के साथ ही कंडीशनल वे पर होता आया है। अमेरिकन इंग्लिश फॉर इंस्टेंस, अगर अमेरिका के इंग्लिश को लिया जाए, अमेरिकन इंग्लिश को लिया जाए किसी पहलू में, डिफर इन स्पेलिंग ऑफ लॉट्स ऑफ वर्ड्स, तो इसके स्पेलिंग में जो है वो बहुत सारी भिन्नता पाई जाती है। इसके स्पेलिंग के शब्दों में बहुत सारी भिन्नता पाई जाती है। द एक्सप्रेशंस टू इज डिस्टिंक्टिवली इट्स ऑन, और इसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो इसके खुद के अलग के एक्सप्रेशंस होते हैं। तो इंग्लिश में भी बहुत सारी इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है ना, ब्रिटिश इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, इनके बारे में भी नोट्स देखेंगे। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकन इंग्लिश है उसके वर्ड में जो है वो अलग ही स्पेलिंग होता है, बहुत सारा स्पेलिंग अलग होता है, लॉट्स ऑफ वर्ड्स में स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट होता है। द एक्सप्रेशंस टू इज डिस्टिंक्टिवली इट्स ऑन, और इसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, बोलने का जो तरीका होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, वो अलग अलग होता है। Similarly, Indian English has been conditioned in local way of life, और आमतौर पर जो इंडियन इंग्लिश को देखा जाए तो इंडियन इंग्लिश जो है वो लोकल वे ऑफ लाइफ के फॉर्म में ही जो है वो बोली जाती है। यानी आमतौर पर साधारण जनजीवन जिस प्रकार से जीवन यापन करता है, जिस भाषा का उपयोग करता है, उसी टोन में उस इंग्लिश को बोलता है, तो वो इंडियन इंग्लिश हो जाती है। इन द नॉवेल्स ऑफ मुल्कराज आनंद के उपन्यासों में we find the use of local dialect so far as abuses are concerned, हम देखते हैं कि जो लोकल डायलेक्ट्स है, जो लोकल वर्ड है, वो उनके उपन्यास में देखने को मिलते हैं। so far as abuses are concerned, और यही जो है वो कंसर्न को, चेतना को क्या करते हैं, एब्यूज्ड करते हैं। सम लोकल इंडियन, कुछ जो लोकल लोग होते हैं भारतीय, फ्रेजेज हैव ऑल्सो बिकम पॉपुलर, वो ऐसे ही जो है वो पॉपुलर हैं। कुछ भारतीय मुहावरे हैं, फ्रेजेज हैं जो ऐसे ही पॉपुलर हैं और वो मुल्कराज आनंद के रचना में जो है वो दिखाई देते हैं। थस इंग्लिश विदाउट एनी डाउट, इस प्रकार से जो इंग्लिश है वो बिना किसी संदेह के मे बी कॉल्ड ग्लोबल इंग्लिश कही जाती है। अर्थात जो इंग्लिश है वह वैश्विक भाषा कही जाती है, वैश्विक इंग्लिश कही जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश जो है वो क्या है इंडिया का, तो राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का भविष्य पर जो है वो एक नोट लिखिए, एक संदर्भ लिखिए इन इंडिया, भारत में। तो अगर ऐसे हम देखें तो द इंग्लिश जो है वो क्या है, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी है सभी भारतीयों के लिए। आने वाले समय में जो है वो इंग्लिश का ही बोलबाला होगा। जो इंग्लिश में बात करेगा
उसे जो है वो सबसे पहले जो है वो वरीयता दी जाएगी किसी जॉब वगैरह में। अभी भी हम लोग देखते हैं ISPCS का जो इंटरव्यूज़ वगैरह होता है, जो पेपर होता है, उसमें जो इंग्लिश में एसे राइटिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि इंग्लिश को जो है वो हम लोग अपनाएं और इंग्लिश लैंग्वेज में ही जो है वो सारे काम करें, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। सो वी मस्ट यूज़ दिस इन आवर डेली लाइफ, इन आवर स्टडी, इन आवर एनी टर्म एंड कंडीशंस एक्टिविटीज़। हर एक चीज़ में जो है वो इंग्लिश का जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया अगर लिखने के लिए आ जाए, ऐसे ही आया हुआ है 2009 में, और अभी जो प्रश्न बता रहे हैं ये प्रश्न भी जो है वो परीक्षा में आया हुआ है। तो द इंग्लिश हैज़ फ्यूचर इन दिस कंट्री, इंग्लिश का जो फ्यूचर है वह इस कंट्री में है, इस देश में है। ऑल्सो बिकॉज इंडिया इज़ इकोनॉमिकली और राइजिंग कंट्री, खास करके भारत में इंग्लिश का भविष्य अच्छा है, क्योंकि भारत जो है वो आर्थिक स्तर पर उगने वाला देश है, यानी कह सकते हैं कि आर्थिक स्तर पर अब विकास करने वाला जो है वह देश बन रहा है। ऑल रिसेंट इन्वेंशन, जितने भी तात्कालिक आविष्कार हुए हैं, एंड डिस्कवरीज, और जितने भी खोज हुए हैं, आर फाउंड इन द बुक ऑफ इंग्लिश, वह इंग्लिश के किताबों में ही देखने को मिलते हैं। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंग्लिश, हम इंग्लिश के बिना जो है वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात इंग्लिश का जो है वो ज़रूरी है अध्ययन करना, इंग्लिश को जानना जो है वो ज़रूरी है। इंग्लिश हैज़ फ्यूचर इन इंडिया, इंग्लिश का जो फ्यूचर है वह भारत में है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इंग्लिश का जो है वो वैश्वीकरण भी हो रहा है। इंग्लिश का जो है वो वैश्वीकरण भी हो रहा है, और वैश्वीकरण होने का मतलब हुआ कि अलग अलग देशों से जो है वो व्यापार वाणिज्य होगा। तो ऐसे स्थिति में हमें उनसे बात करने के लिए एक लिंक लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। एंड वी ऑल्सो नो दैट द लिंक लैंग्वेज इज इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज सेड टू बी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस इंग्लिश लैंग्वेज। और सब लोग जो है वो इंग्लिश को समझते हैं, और हर जगह जो है वह इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश इज नोन एज अ लिंक लैंग्वेज, इंग्लिश जो है वो लिंक लैंग्वेज के रूप में जो है वो जानी जाती है। सो इट मस्ट आवर ड्यूटी, इट्स मस्ट आवर पैशन टू रीड इंग्लिश बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सारे के सारे जो है वो इंग्लिश के बुक्स में ही लिखे हुए हैं, वो आपके लोकल लैंग्वेज में नहीं लिखे हुए हैं। तो इस वजह से जो है वो इंग्लिश हैज़ फ्यूचर इन इंडिया, इंग्लिश का जो है वो इंडिया में फ्यूचर है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है वो भविष्य इंग्लिश का इंडिया में है। मार्केट इकोनॉमी, जो मार्केट की अर्थव्यवस्था है, हैज़ क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड, वह बनाती है व्यापारिक व्यापारों को, एंड मार्केटिंग, और व्यापार वाणिज्य करती है। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज इनडिस्पेंसेबल, और जो इंग्लिश का ज्ञान है, नॉलेज है, इज इनडिस्पेंसेबल इन सच अ सिचुएशन, वह आवश्यक हो जाता है ऐसी स्थिति में जब आप विदेशों से, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जो है वो व्यापार वाणिज्य करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो है ऐसे सिचुएशन में आवश्यक हो जाता है इंग्लिश का अध्ययन करना। इंग्लिश हैज़ जेनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, और इंग्लिश जो है वो इंडिया में, भारत में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, अर्थात नौकरी को भी जो है वो उत्पन्न करता है। थाउजेंड्स ऑफ कॉल सेंटर्स रिक्वायर एम्प्लॉयज़, हजारों ऐसे कॉल सेंटर्स हैं जो एम्प्लॉय को रिक्वायर करते हैं, हु हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जिनके पास इंग्लिश का नॉलेज है। थाउजेंड्स ऑफ कॉल सेंटर्स, हजारों ऐसे कॉल सेंटर्स हैं, हु प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करते हैं, हु नो वेरी वेल इंग्लिश, जो इंग्लिश को अच्छे तरीके से जानते हैं, एंड ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश विद दियर कस्टमर्स, और अपने कस्टमर्स के साथ वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश ने क्या किया, इंग्लिश ने एम्प्लॉयमेंट को भी जो है वो बढ़ावा दिया। इंग्लिश ने जो है वो किसको बढ़ावा दिया, तो इंग्लिश ने जो है वो एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार को भी बढ़ावा दिया। थस द इंग्लिश इन इंडिया इज ब्राइट, इस तरह से जो इंग्लिश है इंडिया का वो ब्राइट है, अर्थात ब्राइट का मतलब जो है इंडिया का जो इंग्लिश है वो काफ़ी प्रकाशमान है, अर्थात भारत में इंग्लिश की ज़रूरत ज़्यादा है, बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग कंट्री। एंड यहाँ पर अगर डेवलपिंग कंट्री के सेंस में देखा जाए तो इंडिया अगर डेवलपिंग कंट्री है तो सो मेनी डिस्कवरीज आर हैपेंड इन द वर्ल्ड एंड दे आर रिटन इन इंग्लिश इन देयर इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज द इन्वेंटर are known English and they write their fact about the machineries, about their inventions in English. And if we use that invention in our country, so we must read English,
टू अंडरस्टैंड द थ्योरीज द फैक्ट अबाउट द मशीनरी विच इन्वेंटर हैज़ रिटेन इन दियर बुक। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम डेवलपिंग कंट्री है तो हमें इंग्लिश जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो इन्वेंटर है उसने जो इन्वेंशन किया है मशीनरीज़ का, उस मशीनरी के फैक्ट को, थ्योरीज़ को उसने अपनी पुस्तक में जो लिखा है वो इंग्लिश के किताब में लिखा है। और जब इंग्लिश के किताब में लिखा है तो इस वजह से हमें अगर उस मशीनरी का यूज अपने कंट्री में करना है तो उसके मेंटेनेंस के लिए और साथ ही साथ उस मशीन का बृहत स्तर पर यूज करने के लिए इंग्लिश को जानना जरूरी है, उसके फैक्ट को जानना जरूरी है। तभी हम उस बुक से हम उस मशीन के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, और वो तभी संभव है जब हम इंग्लिश में अगर निपुण होंगे, इंग्लिश में अगर सशक्त होंगे, और ये तभी होगा जब हम इंग्लिश को पढ़ेंगे। इस तरह से ये स्पष्ट है कि इंग्लिश जो है वो इंडिया में ब्राइट है, अर्थात इंग्लिश का प्रभाव भारत में ज़्यादा है। और उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी प्रश्न थे जो 2009 में पूछे गए थे बिहार बोर्ड के द्वारा, ये आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है केवल इतने ही प्रश्नों के संग्रह के साथ जो है वो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा करके पढ़िए, और जितना ये अभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन वगैरह बताया जा रहा है इसको जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, इतना देखने के बाद, इतना जानने के बाद, इतना समझने के बाद अगर आप इसे भी कम से कम तैयार कर लेते हैं तो ये जो सीरीज चल रहा है ना, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को आपसे डिस्कस किया जा रहा है वीडियोस के माध्यम से, आप इसके द्वारा भी एग्जामिनेशन में हर एक विषय में कम से कम 90 मार्क्स से ऊपर जो है वो ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।